सुप्रभात विद्यार्थियों आज की क्लास में हम भूमि सुधार के राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान कानून बनाए गए उसके संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आपको इन नियमों के कुछ बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा की थी, उन्हीं बिंदुओं को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था बेदखली से रक्षा। जो किसान जिनके पास भूमि नहीं होती है वो किसी के अधीन जागीरदार जमींदारों के अधीन रहकर खेती कार्य करते हैं, उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में वो स्वयं की भूमि न समझकर कार्य करते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती थी। तो इसकी रक्षा के लिए सर्वप्रथम 1949 में बेदखली रक्षा कानून बना, जिसमें राजस्थान काश्तकार संरक्षण अधिनियम 1949 जारी किया गया। छात्रों, यहाँ इस कानून का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो अवैधानिक ढंग से बेदखल किए गए किसानों को पुनः स्थापित करना था। कई बार अनेक किसानों को गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया जाता था। उनका पुनः स्थापित करने के लिए बेदखली रक्षा कानून 1949 बना। इसी प्रकार लगान नियंत्रण कानून बनाया गया कि प्रत्येक किसान को 1/6 भाग अपनी उपज का 1/6 भाग लगान के तौर पर दिया जाएगा। ये 1951 में बनाया गया भूमि सुधार के अंतर्गत। इस तरीके से बेदखली रक्षा कानून और लगान नियंत्रण जो है, उसके बाद जागीरदारी प्रथा का अंत, ये 3 बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा पहले कर चुका हूं। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे जमींदारी व विस्वेदारी प्रथा का अंत। जमींदारी प्रथा का मतलब होता है कि भूस्वामी जो होता है वो अपनी भूमि पर जो खेतिहर किसान होते हैं उनसे खेती कार्य करवाता है और उस खेती कार्य में उनका शोषण किया जाता है। विस्वेदारी प्रथा बटाई प्रथा है ये भी। इसमें मध्यस्थ जो लोग हैं वो किसानों का या खेतिहर मजदूरों का अधिक मात्रा में शोषण करते हैं, इसलिए इस प्रथा का अंत किया गया। तो यहाँ राजस्थान में भूमि मध्यस्थों की समाप्ति का दूसरा क्रम 1 नवंबर 1959 को राजस्थान जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 लागू किया गया, जिसके कारण राजस्थान के जयपुर, सीकर, गंगानगर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में लगभग 5000 गांवों में इस प्रथा से मुक्ति मिली। इसके प्रावधान निम्न रहे। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो उनमें नंबर 1 था जमींदारी और विस्वेदारी प्रथा का अंत करना। खुद कास्त भूमि की व्यवस्था, खुद कास्त भूमि की व्यवस्था की गई, मतलब अधिकतर किसानों को अपनी खुद की भूमि दी गई और वो अपनी भूमि पर ही कास्त फसल उत्पादित करे। जिन किसानों को खेतीबाड़ी करने के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है या उनकी फसल बर्बाद हो जाती है या उनकी लागत के अनुसार उनको नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने मुआवजे का प्रावधान भी किया। पुनर्वास और अनुदान किया गया। जिन किसानों की भूमि चली गई थी उनको दोबारा भूमि देकर उनका पुनर्वास किया गया और उनको सहायता भी की गई ताकि वो अपनी भूमि पर खेती कार्य कर सकें। काश्तकार और खातेदार बनाए गए और लगान के संदर्भ में कुछ अलग से नियम कानून निर्धारित किया गया, जिसमें कहा गया कि उपज का केवल 1/6 भाग ही आप लगान दें, क्योंकि पहले मध्यस्थ जो लोग हुआ करते थे वो किसान का अधिक मात्रा में शोषण करते थे और 80% तक भी लगान वसूल कर लेते थे, जिससे किसान के पास कुछ नहीं बचता था और वो हमेशा इस तरह की समस्याओं का सामना करता रहता था। तो छात्रों, यहाँ जो हमने बात की है वो जमींदारी और विस्वेदारी प्रथा का अंत, जो 1959 में कानून बना, जिसमें अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए
और लगभग 5,000 गांव राजस्थान के जयपुर, सीकर, गंगानगर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़ इन जिलों से 5,000 गांवों को इस प्रथा से मुक्त करवाया गया। अगला हमारा जो विषय है वो है राजस्थान भूमि सुधार एवं भू स्वामी संपत्ति अव्याप्ति अधिनियम 1963। छात्रों, अगला जो भूमि सुधार प्रावधान था वो था राजस्थान भूमि सुधार एवं भू स्वामी संपत्ति अव्याप्ति अधिनियम 1963। जागीरदारी और जमींदारी एवं विस्वेदारी प्रथाओं के अंत के बाद भी राजस्थान में सामंती व्यवस्था का पूरा अंत नहीं हो पाया था। सामंती व्यवस्था होती है राजा रजवाड़ों की व्यवस्था। राजा लोग जो होते थे वो अपने अधीनस्थ लोगों के द्वारा खेती कार्य में दखल देते थे। राजा की भूमि हुआ करती थी और उस भूमि पर मजदूर, खेतिहर, किसान कार्य करके राजा को उत्पादित करके देता था। तो सामंती व्यवस्था में भी किसानों का अधिक मात्रा में शोषण हुआ। किसान अपनी मर्जी से कोई फसल नहीं उगा सकता था। भूमि की उपज का अधिक भाग उसे लगान देना पड़ता था। समय समय पर उसे नजरानो है, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बेगार भी उनको करनी पड़ती थी। बेगार राजा के यहाँ उनको बेगार करनी पड़ती थी। तो कहने का मतलब यह है कि किसान लोग हमेशा इस शोषण का शिकार रहते थे। उसके बाद भी बड़े बड़े भूस्वामी जो स्वयं खेती न करके दूसरे छोटे काश्तकारों से खेती करवाते थे और उनकी उपज का बड़ा भाग हड़प कर उनका शोषण करते थे। इन सब समस्याओं के लिए 1963 का अधिनियम पारित हुआ, जिसे राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी संपत्ति अव्याप्ति अधिनियम 1963 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 ये लागू किया गया। काश्तकारों को भूमि के अधिकार देने एवं भूधारण की सुरक्षा एवं बेदखली पर नियंत्रण तथा लगान के न्यायोचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि सुधार अधिनियम 1955 जारी किया है। छात्रों, 1955 का जो काश्तकार भूमि सुधार अधिनियम है, इसको लागू करने के मुख्य जो अधिकार थे वो थे भूमि के अधिकार देने, भूधारण की सुरक्षा एवं बेदखली पर नियंत्रण तथा लगान के न्यायोचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि सुधार अधिनियम 1955 जारी किया गया था। इस अधिनियम के निम्न प्रावधान है, क्योंकि ये भूमि सुधार का एक बहुत ही व्यापक अधिनियम था और इस अधिनियम में हमारी सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के परिवर्तन लिए गए। उन परिवर्तनों को यदि हम गहराई से समझें यहाँ पर, तो उनके अलग अलग बिंदु और हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 यदि हम बात करें तो इस अधिनियम में काश्तकार को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। 3 प्रकार के काश्तकार बना दिए गए, जिनको 3 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 खातेदार, नंबर 2 खुद काश्तकार और तीसरा था गैर खातेदार काश्तकार। ये 3 प्रकार के काश्तकार हुए, खातेदार, खुद काश्तकार। एक खातेदार का मतलब होता है जिसकी भूमि है लेकिन वो खेती कार्य दूसरों से करवाता है। एक खुद काश्त का मतलब भूमि भी खुद की है और खेती कार्य भी खुद ही करता है वो। और गैर काश्तकार जिनके यहाँ भूमि भी नहीं है और वो फसल से संबंधित, काश्त से संबंधित कार्य नहीं करते, वो अन्य प्रकार का कार्य करते थे, मजदूरी के तौर पर काम करते थे। तो 3 प्रकार से काश्तकार को 1955 के अधिनियम में बांटा गया। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार इसके लागू होते समय भूमि पर खुद काश्तकार को छोड़कर सभी को खातेदार काश्तकार बना दिया गया। मतलब जो गैर काश्तकार थे, जिनके पास भूमि नहीं थी या भूमिहीन जो किसान थे, उन सबको, जिस खेती पर वो कार्य कर रहे थे, उन सबको खातेदार काश्तकार बना दिया गया। मतलब राजा की भूमि हुआ करती थी और राजा की भूमि पर जो छोटे किसान काम करते थे, तो इस अधिनियम में निर्णय लिया गया कि जिस भूमि पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो उस भूमि का मालिक बन जाएगा, खातेदार बन जाएगा। केवल खुद काश्त को छोड़कर, जो खुद काश्तकार थे उनको छोड़कर शेष अन्य प्रकार के जो काश्तकार हैं उनकी खुद की स्वयं की भूमि हो जाएगी। एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था इस अधिनियम के तहत। दूसरा इसमें किया गया कि भूमि हस्तांतरण का अधिकार,
पहले भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, मेरी भूमि मुझे दूसरे को नहीं बेचनी है या दूसरे को नहीं देनी है, तो ये अधिकार भी खातेदार को दिया गया कि अब वो अपनी मर्जी से अपनी भूमि को दूसरे को हस्तांतरित भी कर सकता है। तो जो खातेदार काश्तकार होता है वो अपनी भूमि को बिक्री करने का अधिकार भी प्रदान किया गया कि वो अपनी मर्जी से उस भूमि को बेच भी सकता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जमीन को बेच देते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो पहले ये अधिकार नहीं था। पहले ये अधिकार केवल राजाओं के पास हुआ करता था, क्योंकि सारी भूमि राजाओं की हुआ करती थी। लेकिन जब से उनको खुद कास्त बनाया है तो उनको ये अधिकार भी दिया गया कि वो अपनी भूमि को दूसरे व्यक्ति को बिक्री करके हस्तांतरित भी कर सकते हैं, दान करके हस्तांतरित कर सकते हैं, या आप अन्य प्रकार से भी उसको हस्तांतरित कर सकते हैं, गोद करके किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रावधान है जो एक किसान को दिया गया कि वो अपनी भूमि को हस्तांतरित करके मतलब बेच सकता है। ठीक है। इसके अलावा इसी में तीसरा प्रावधान किया गया, खुद काश्तकारों अथवा उप काश्तकारों को भूमि गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। गिरवी रखने से मतलब ये होता है कि आपको जैसे बैंक से कोई लोन लेना है या किसी व्यक्ति से कोई मदद लेनी है तो आप अपनी भूमि को उसके गिरवी रख सकते हैं। लोन ले रहे हैं तो आप अपनी भूमि के सारे कागजात बैंक को स्थापित कर दें, उसको बैंक को दे दें, तो बैंक आपकी भूमि के कागजात को गिरवी रख देता है। उसी के आधार पर बैंक आपको पैसा उधार दे देता है। तो कई बार किसान को अन्य कार्य करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, या किसान की जब स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसान जो है वो अपनी भूमि को गिरवी रखने का अधिकार भी रखता है। ये भी 1955 के अधिनियम में ये प्रावधान भी रखा गया। इसके अलावा चौथा जो प्रावधान रखा गया वो रखा गया खातेदार काश्तकारों को किराए पर देने की व्यवस्था। खातेदार जो काश्तकार हैं वो अपनी भूमि को दूसरे व्यक्ति को किराए पर भी दे सकते हैं, जिसको हम बटाई प्रथा भी कह सकते हैं, ठेका प्रथा भी कह सकते हैं। ठेका प्रथा में क्या होता है कि किसान, खातेदार और जो मजदूर, खेती और मजदूर होता है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको किराया देना पड़ता है भूमि का, और वो अपनी मर्जी से उस पर कोई भी फसल उगा सकता है, कितनी भी मात्रा में उगा सकता है। तो कहने का मतलब इससे ये फायदा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके दिमाग में होता है कि अब मुझे अपनी पूरी मेहनत के साथ इस पर कार्य करना है, और मुझे जो मेरा खातेदार मालिक है उसको मुझे केवल एक निश्चित भाग में राशि देनी है, उसके अलावा शेष जो सारा बचेगा वो मेरा भाग होगा। तो ये भी एक भूमि सुधार के अंदर में एक अच्छी व्यवस्था थी, कॉन्ट्रैक्ट खेती हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें क्या था कि 5 वर्षों की अवधि के लिए, 2 वर्षों की अवधि के लिए ऐसे भूमि को किराए पर दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाता था, जिससे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हुई। क्योंकि इसमें क्या होता है कि खातेदार किसान का खुद का लाभ बढ़ जाता है। ठीक है ना। इसलिए वो अपनी भूमि समझकर 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष के लिए उस पर अच्छे से कार्य करता है और वो ज़्यादा उत्पादन करके लाभ को कमाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें लगान वसूली पर भी चर्चा हुई, और लगान वसूली पर भी संशोधन किए गए। लगान की राशि भू राजस्व के लगभग 1.5 गुना से 3 गुने तक रखी जा सकती थी। 1.5 से 3 गुना रखी जा सकती थी जो राजस्व वो प्राप्त करते थे। कुल उपज के 1/6 भाग से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता। 1955 के अधिनियम में निर्धारित किया गया कि जो उपज होगी उसका 1/6, 1/6 का मतलब हो गया लगभग, ये मान लीजिए आप 16%। यदि 100 रुपये किसान उत्पादित कर रहा है, 100 किलो गेहूँ उत्पादित कर रहा है, तो उसमें से 16 किलो गेहूँ या 16% जो गेहूँ है वो आपको लगान के तौर पर देना पड़ेगा। 100 रुपये उसने पैदा किया, उत्पादित किया, तो उसका 16 रुपये लगभग सरकार के खाते में जमा कराना होगा, या जो राजा उसको देख रेख कर रहा है, जो राजा की भूमि है उसमें 1/6 भाग आपको जमा कराना होगा। तो ये भी एक बड़ा सुधार था, क्योंकि पहले लगभग ये 80%, 70% तक लगान हुआ करता था, जिससे किसान का अधिक मात्रा में शोषण होता था। तो ऐसी स्थिति में किसान को इससे बहुत अधिक फायदा हुआ। अगला इसमें प्रावधान किया गया काश्तकार की बेदखली। जो काश्तकार होते थे, भूमि हीन किसान हुआ करते थे, भूमि खेती और मजदूर हुआ करते थे, उनको बेदखल कर दिया जाता था, अवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उनको हटा दिया जाता था। तो इससे उनकी स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती थी, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इससे बचाने के लिए काश्तकार बेदखली अधिनियम लाया गया, जिसकी चर्चा मैं 1949 अधिनियम में भी आपसे कर चुका हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा मजबूती जो प्रदान की गई वो 1955 के अधिनियम में की गई। तो छात्रों, भूमि के गैर कानूनी स्थानांतरण और
कानूनी किराए पर उठाए अथवा कास्ट की शर्तों का उल्लंघन करने व खुद कास्ट के लिए आवश्यकता होने पर काश्तकार को बेदखल करने की व्यवस्था भी इसमें की गई। तो कुछ कारण इसमें बताए गए हैं कि किसान को बेदखल कब किया जा सकता है। तो भूमि के गैर कानूनी स्थानांतरण, यदि गैर कानूनी तरीके से भूमि का स्थानांतरण कर दिया गया हो तब उसको बेदखल किया जा सकता है। गैर कानूनी किराए पर उठाए, गैर कानूनी तरीके से किराए पर उस भूमि को उठा लिया गया हो, अथवा कास्ट की शर्तों, जो कास्ट करने की जो शर्त निर्धारित की गई हैं उनका यदि वो उल्लंघन करता है तो भी उसको बेदखल किया जाता है। इसके अलावा खुद कास्ट के लिए आवश्यकता होने पर काश्तकार को भी बेदखल करने की व्यवस्था है कि जैसे वो खुद अपनी भूमि पर खुद ही कार्य करना चाहता है तो वो भी उस स्थिति में भी किसान को बेदखल या काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है। इसके अलावा इसी अधिनियम में एक प्रावधान और निर्धारित किया गया कि भूमि को रखने की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। एक जो काश्तकार है वो भूमि को अधिकतम 5 वर्ष से अधिक अपने पास नहीं रख सकता, 5 वर्ष तक ही रख सकता है। पहले ही व्यवस्था 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन अब इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। काश्तकारों से नजराना व बेगार लेने पर रोक लगाई गई। छात्रों, ये बुरी प्रथाएं हैं। इसमें किसान, मजदूर, भूमिहीन जो मजदूर हुआ करते थे, खेतिहर किसान हुआ करते थे, उनका शोषण करने के राजाओं के, सामंतों के तरीके थे। नजराना का मतलब होता है कि जब किसान खेती बाड़ी करता है और उस दौरान यदि राज व्यवस्था में कोई उत्सव होता है तो उस उत्सव में किसान को भेंट स्वरूप राजा को दान करना होता है या उपहार देना होता है। अब जो जलसा राजा अपने महल में कर रहा है उसका जो खर्चा आएगा वो इन किसानों से उपहार के तौर पर वो प्राप्त करता है। मतलब जलसा तो राजा कर रहा है और उसका भुगतान, उसका पैसा कौन दे रहे हैं? किसान लोग दे रहे हैं। तो ये नजराना जो थी ये उपहार प्रथा थी जो उस समय किसानों के शोषण के लिए राजा लोग करते थे, जो एक गलत था। जबरदस्ती उनसे उपहार लिया जाता था, उनकी इच्छा नहीं होने पर भी उपहार लिया जाता था। जबकि उपहार भेंट तो एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वेच्छा से व्यक्ति खुश होकर अपने हिसाब से देता है। लेकिन उस समय राजा लोग जो हुआ करते थे वो नजराना लेकर किसानों का शोषण करते थे। इसके अलावा बेगार का मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो खेती कार्य में शर्तों में निर्धारित नहीं होते, लेकिन उसके अलावा भी जो मजदूर या किसान हुआ करते थे उनसे राजा अपने घर पर कार्य करवाता था। बड़े बड़े जो जागीरदार होते हैं, जमींदार होते हैं, सामंत होते हैं, वो उस समय इन लोगों से अपने घर पर कार्य करवाते थे। अपने घर पर उनसे जैसे जंगल से लकड़ी मंगवाना है, पशुओं के लिए चारा डालना है, किसी दूसरी जगह भेजकर काम करवाना है, या घर पर और अन्य प्रकार के काम है, वो सारे काम इनसे बिना पैसे दिए बेगार के तौर पर करवाते थे। ठीक है। तो ये दोनों प्रथाओं का इस अधिनियम में अंत किया गया। इन पर रोक लगाई गई कि आज के बाद या 1955 के बाद कोई भी किसान राज कार्य में सामंतों को, जागीरदारों को, जमींदारों को नजराना नहीं देगा और बेगार भी नहीं करेगा। इसके अलावा काश्तकारों के लगान, बेदखली, रहन एवं किराया आदि झगड़ों को निपटाने के लिए अदालतों की स्थापना भी की गई कि जब किसानों के बीच में किसी शर्त को लेकर, बेदखली को लेकर या किराए को लेकर वाद विवाद होता है, किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, तो उसको निपटाने के लिए, उन झगड़ों को निपटाने के लिए, उनके समाधान करने के लिए अदालतों की स्थापना की गई सरकार के द्वारा। अदालतों में उन किसानों को न्याय मिलेगा। तो ये भी एक कानूनी तरीके से एक अच्छा सरकार की तरफ से प्रावधान था 1955 के अधिनियम में। इसके अलावा काश्तकारों को अपनी भूमि के कुछ भाग पर रिहायशी मकान बनाने की छूट दी गई। खेती भूमि पर काश्तकारों को रहने के लिए मकान बनाने की छूट भी दी गई। पहले खेती भूमि पर मकान बनाने का अधिकार नहीं था किसानों को, लेकिन इस अधिनियम के तहत किसान अब अपनी भूमि के पास अपना रहने के लिए, रिहायशी का मतलब होता है रहने के लिए जो मकान बनाना है वो बनाने की उसको छूट दी गई, उसका प्रावधान किया गया। इसके अलावा छात्रों, भूमि जोतों में सुधार के लिए भूमि की अदला बदली की व्यवस्था भी की गई। भूमि जोत सुधार का मतलब ये होता है, जैसे पहले भी मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि अपखंडन होता है। अपखंडन का मतलब होता है कि किसान की भूमि अलग अलग जगह बिखरी हुई होती है। अब उससे क्या होता है, किसान के पास भूमि तो होती है लेकिन उसकी जोत का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। एक भूमि का टुकड़ा कम
हेक्टेयर का वो एक जगह है, वो दूसरा भूमि का टुकड़ा दूसरी जगह है, तो भूमि उसकी बिखरी हुई है, फैली हुई है। इससे क्या समस्या होती है, किसान का जो उत्पादन का लागत होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसान को अलग अलग भूमियों पर पानी की व्यवस्था करनी होती है, मजदूरी की व्यवस्था करनी होती है, उसकी देखभाल करने के लिए मजदूरों को लगाना पड़ता है, किसान का समय भी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन जोतों के सुधार के लिए भूमि की अदला बदली की व्यवस्था की गई। सरकार ने किसानों को अधिकार दिया गया कि जिन किसानों की भूमि आपस में नज़दीक है वो अपनी भूमि दूसरे किसान को देकर और उसकी भूमि खुद लेकर अदला बदली करके अपनी जोतों को एक जगह संग्रहित कर सकता है। कि जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, एक्स की भूमि वाई की भूमि के पास आती है और वाई की भूमि एक्स के पास आती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों आपस में बदलकर अपनी भूमि की उपज को या अपनी जोत के आकार को बढ़ा सकते हैं। तो इससे भी किसान की लागत में कमी हुई है। इसके अलावा गैर पुनर्ग्रहण वाले क्षेत्रों में काश्तकारों को भूमि स्वामित्व अधिकार दिया जाने का प्रावधान भी किया गया। ऐसे क्षेत्र जिनको पुनर्ग्रहित नहीं किया जा सकता वहां भी किसान को भूमि आवंटित करके, जैसे सवाई चक जो भूमि होती है, बंजर भूमि जो होती है, जंगली भूमि जो होती है, ऐसी भूमि पर भी किसान को भूमि अलॉट की गई और भूमि देकर उनको यह अधिकार दिया गया कि इस भूमि पर आपका स्वामित्व होगा। ये अधिकार भी 1955 के काश्तकार सुधार अधिनियम के तहत दिए गए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसी में एक नया प्रावधान भी किया गया कि भूस्वामित्व मुआवजे की व्यवस्था। इसमें भूस्वामित्व को संचित भूमि के लगान का 20 गुना, यदि वो सिंचित भूमि है, पानी वाली भूमि है, तो लगान का 20 गुना, और यदि वो असंचित है, वर्षा पे निर्भर है, ठीक है ना, तो लगभग भूमि को 30 गुना लगान दिए जाने की व्यवस्था या मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गई। तो छात्रों, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 1955 का जो अधिनियम था भूमि सुधार के संदर्भ में बड़ा ही व्यापक अधिनियम था। उसके बाद भी आंशिक तौर पर सीमा निर्धारण 1976 में भी अधिनियम बनाया गया जिसमें सीमा का निर्धारण किया गया भूमि का। लेकिन बड़ा जो परिवर्तन किया गया इस क्षेत्र में वो 1955 का काश्तकार सुधार अधिनियम है, जिसमें बहुत सारी बातों, बहुत सारे नियम कानून बनाकर किसान को सुरक्षित, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से न्याय दिया गया और किसान के हितों की रक्षा की गई। तो ये इस तरह के कुछ प्रावधान हैं जिन पर हमने चर्चा की है। इसके अलावा राजस्थान में भूमि सुधार की आलोचनात्मक यदि हम समीक्षा करें तो राजस्थान में भूमि सुधार के जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए उनमें जागीरदारी जमींदारी प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया। सबसे बड़ा जो यदि परिवर्तन हुआ तो वो यहाँ जागीरदारी और जमींदारी प्रथा जो है इसका पूर्णतः उन्मूलन, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में किसान को शोषण से मुक्ति मिली, भूदान की सुरक्षा व लगान वसूली में नियंत्रण हुआ। और फिर भी इन सुधारों में अनेक कमियां देखने को मिली। उन कमियों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा अगली क्लास में कि इतना कुछ करने के बाद भी आज वर्तमान में भी किसान के सामने भूमि सुधार के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे किसान आज भी जूझ रहा है, जिसकी वजह से किसान अपनी जो फसल है उसको स्वतंत्र रूप से उत्पादित नहीं कर पा रहा है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे छात्रों। धन्यवाद।